हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये प्लानिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम वहीं रिवाइज़ करेंगे। एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखिए। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो अगर हम कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें कंटेंट क्या कंसीडर होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। वैसे मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या बिज़नेस करना है तो बिज़नेस को करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सारे रिसोर्सेज हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह काम करते हैं। अब ये सारे रिसोर्सेज एक ही जगह तो इकट्ठे होते नहीं, तो क्या होता है, हम इन्हें अलग 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 जगहों से इकट्ठा करते हैं और एक ही प्लेस पर इकट्ठा करते हैं। तो जब हम इन्हें अलग अलग जगहों पर एक प्लेस पर इकट्ठा करते हैं और करने के बाद इनके बीच प्रॉपर कोऑपरेशन बनाना पड़ता है, और इन सभी को एक, कह लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट में बांध कर इनको एक ही रास्ते पर चलाना पड़ता है। तो ये सारा काम हमें करना पड़ता है, और ये सारा काम जिस प्रोसेस के माध्यम से होता है उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म एंड डेलीगेटिंग responsibility and authority and stabilizing the relationship of a proper for the purpose of enabling people to work most effectively together in the completed objective। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम बेहतर तरीके से जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबलाइज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस के लिए लेकर सीधे चलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसका, पहले आइडेंटिफाई करिए और उसे छोटे छोटे कामों में डिवाइड करिए, फिर उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन करिए, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करिए, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और ड्यूटीज असाइन करिए, और लास्ट में इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेबल करने का मतलब है कि जब आप ड्यूटी असाइन करते हैं तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी होना ज़रूरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो चार ही प्रोसेस हैं, जिसमें चार प्रोसेस को कंसिडर किया गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिसमें सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें स्पेशलाइजेशन को बेनिफिट होता है बिकॉज इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई तो बेनिफिट होता है स्पेशलाइजेशन का। फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से जो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कॉस्ट, ये पॉसिबल इसमें होता है। और एडॉप्शन ऑफ चेंजेज, इसमें हम चेंजेस को भी अडॉप्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, जो पर्सोनल हैं, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, दैट्स वाई द पर्सोनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ भी इसमें पॉसिबल है। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा देख लें इसको क्या है। इट सीक्स टू इस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है। अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसमें डिफरेंट तरह के पोस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हेल्प करता है। द रिलेशन अमंग पर्सन वर्किंग ऑन अ डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अ मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। यानी स्ट्रक्चर
सभी एम्प्लॉइयों के जितने भी लोग हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करना, उनको डिपार्टमेंट में कैटेगराइज करना और कैटेगराइज करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से वो अपनी फंक्शन, अपने कार्य को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। उसके बाद अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता ही है, इनके नाम से ही क्लियर है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दो तरह के हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंटल आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। ये फंक्शन के बेस पर किए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन का एक ही जगह सारा काम होगा, जैसे प्रोडक्शन का एक जगह किया जाएगा, परचेज का एक जगह किया जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन के हिसाब से सेल्स का एक जगह होगा, मार्केटिंग का एक जगह होगा, तो ये फंक्शनली स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या क्या है। स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टेबल किया जा सकता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होता है, लागत कम आती है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे क्या है? इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को इग्नोर करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन का काम है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा प्रोडक्शन को फोकस करेगा, सेल्स को फोकस करेगा, डिफरेंट जो है कि परचेज अगर डिपार्टमेंट है तो परचेज को फोकस करेगा। उसके बाद डिफरेंट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसमें भी डिफरेंसेस मिलेंगे। हर्डल इन द कंप्लीट डेवलपमेंट। तो ये एक तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये ऑप्शनल में पूछा जा सकता है इसकी सुटेबिलिटी क्या है, कि वेयर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? वहाँ पर जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो। वेयर स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ आईडी लिखा है, इज होगा, इज़ रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड किया गया हो। वेयर देयर इज़ मेनली ओनली वन प्रोडक्ट इज सोल्ड, जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम मेटल की बात करें, कॉस्मेटिक की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो इन प्रोडक्ट के हिसाब से इनको डिवीज़न कर दिया जा रहा है कि भाई मेटल वाला पर प्रोडक्शन परचेज सब एक तरफ होगा, और मैं जो है कि कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन परचेज सेल सब एक डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इनको अलग अलग डिवीज़न, इनके अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। इनके एडवांटेज देख लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट में मोनोपोली होता है। फिर डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड, आराम से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पॉसिबल है। दूसरी चीज़ की इसमें डिसएडवांटेज होती है, थोड़ी कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं रहती है। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन, क्योंकि डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन का सीधा मतलब हो गया कि भाई अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक वाला भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, टेक्सटाइल वाला भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, मेटल वाला भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो एक ही काम तीन जगह हो रहे हैं, प्रोडक्शन ही हो रहा है लेकिन तीन जगह हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये थोड़ा सा है। फिर सेल्फिश, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इसमें सेल्फिश एटीट्यूड होता है, भाई सब अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे। ये सुटेबल कहाँ पर होगा? वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट मोर देन वन, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो वहाँ पर ये सुटेबल होगा। वेयर द साइज ऑफ द कंसर्न इज लार्ज, पहली बात जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज हो वो लार्ज हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फॉर्मल का सीधा सा मतलब होता है कि विद फॉर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट to achieve organizational goals in which the responsibilities, authorities and mutual relationship among all the employees working in an organization are clearly defined. It can be the functional or divisional. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोगों का अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होता हो, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर क्या होते हैं। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट,
ठीक है। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, मैंने कहा था कि ये रूल्स और प्रोसीजर पर बेस्ड होता है, विच आर रिटन फॉर्म में होता है। इट इज़ इम्पर्सनल, डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट। चूँकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इमोशनल कॉन्सेप्ट को इसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता। इट क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इसमें हर एक व्यक्ति का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होता है। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में देखिए क्या है, ईज़र टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि इसमें सब कुछ रिटर्न होता है इसलिए आसानी होती है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, ठीक है। उसके बाद ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, इसमें आसानी से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। बात करते हैं डिसएडवांटेज के। अब चूंकि अगर फॉर्मली कोई चीज़ हम प्रोसेस में ले आते हैं तो वर्क में डिले होगा, तो वर्क इज़ डिले। लैक ऑफ इनिशिएटिव, अगर प्रॉपर शेड्यूल्ड है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के थ्रू है, तो वहाँ इनिशिएटिव का बहुत मतलब नहीं रह जाता। लिमिटेड इन स्कोप, और इसका दायरा बहुत छोटा है। उसके बाद इसका दूसरा ठीक अपोजिट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था उसका ठीक उल्टा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड डिलिबरेटली बट comes into existence because of a common interest, taste and religious and communal relation। मैं एक बात कहूँ इसमें, तो अनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे जहाँ पर किसी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन और प्रोसेस को फॉलो ज़्यादातर ना किया जाता हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात हम करते हैं कि फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। It originates from within the formal organization as a result of personal interaction among employees। देखिए, ये हम पूरी तरह से ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल होगा, उसमें फॉर्मल होता है, लेकिन एम्प्लॉइयों के साथ बेहतर रिलेशन बनाने के लिए वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, थोड़ा सा रहता है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें कोई रिटन रूल्स और प्रोसीजर नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें किसी तरह का कोई भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं होता। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता। और साथ ही साथ बात करूँ तो इट इज़ अ पर्सनल। अब देखा, फॉर्मल क्या था, वो इम्पर्सनल था, और ये पर्सनल है, मतलब इसमें हम इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर ले। जैसे इसमें इंफॉर्मेशन स्पीडी, बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन फैलता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, एक तरह से सोसाइटी में, क्योंकि हमने बताया कि इसमें हम एम्प्लॉइयों से कनेक्ट करने के लिए इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट होता है, तो सोसाइटी की नीड को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करता है। क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम का जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है, बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाते हैं, और वो डिले नहीं होता है, इसलिए सोल्यूशन जल्दी मिलता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, कभी कभी इसकी मदद से रूमर भी बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल जाती हैं, किसी तरह की गलत अफवाहें फैल जाती हैं, जिससे कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है। इट रेसिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस, इसमें बहुत सारे, हालांकि ये चेंज को रेसिस्ट करता है, इसमें बहुत सारे चेंजेज भी पॉसिबल हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एकाएक चेंज आ जाना वो बहुत ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रॉबैक है। प्रियोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, ये ग्रुप इंटरेस्ट की प्रियोरिटी पर होता है, भाई जिस तरह का ग्रुप चाहेगा अपनी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेगा। अब हम बात करते हैं, एक बड़े अच्छे टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। यानी इसमें हमें क्या करना है, अथॉरिटी ग्रांट करना है, किसको, सबॉर्डिनेट को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लिमिट में रह के किसी काम को करने के लिए। द मैनेजर हु डेलीगेट्स टू अथॉरिटी होल्ड हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क टू मेक श्योर दैट द सबॉर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एक्सपेक्टेड मैनर। देखो क्या होता है कि इसमें अगर मैं बात करूं कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होता है, सुपीरियर अगर चाहता है कि सबॉर्डिनेट किसी काम को बेहतर तरीके से करे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करे, तो उस काम को, उस टास्क के साथ, उस ड्यूटी के साथ उसे कुछ अथॉरिटी भी असाइन करनी पड़ती है, ताकि वो काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। तो उसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अब इसमें पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ
डेलीगेशन क्या होता है, तो बेसिकली 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक अथॉरिटी होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर ट्रांसफ़र करना ए वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सच सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी व्हेन अ सुपीरियर इशू ऑर्डर इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू कैरी इट आउट। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी भाई, अगर मैंने आपको किसी काम को करने के लिए दिया है तो साथ ही साथ मैंने आपको अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने आपको दी है और साथ में अथॉरिटी दी है। अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो जो अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के कंप्लीट होने ना होने पर, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की भी बात करें तो सेम वैसा ही है कि अकाउंटेबल कौन होगा, एक सबॉर्डिनेट को अगर जिसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो जिस बंदे ने दी है उस बंदे को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि भाई आपने किस आदमी को किस आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो उस योग्य है या नहीं, चाहे वो काम सक्सेस हो चाहे वो अनसक्सेस हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन के बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या इंपॉर्टेंस है इसके, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, ये वर्कलोड को कम करता है। एम्प्लॉई डेवलपमेंट, एम्प्लॉइयों का डेवलपमेंट होता है, चूँकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ होती है तो वो बेहतर काम करते हैं। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, उन्हें बार बार मैनेजमेंट को जाके पूछना नहीं होता कि मुझे ये काम करने के लिए यह डिसीजन लेना है, ये रिसोर्स चाहिए। जब उनके पास अथॉरिटी भी रहती है तो वो आराम से जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, और चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों मिलने से मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच बेटर कोऑपरेशन भी होता है। अब हम यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है, ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड। देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी यानी पावर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के हाथ में होना ही होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं हम उन्हें, कुछ ही लोगों के हाथ में अगर वो है। उसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज रिफर्ड टू एज अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर देयर इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पर अथॉरिटी टॉप लेवल के द्वारा मिडिल को भी दी जा रही है और लो लेवल को भी दी जा रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, अब मैं आपसे कहूँगा कि जैसे अगर आप हम करंट में हमारा देख लीजिए, इंडियन डेमोक्रेटिक का कंडीशन देख लीजिए, हमारा पॉलिटिकल कंडीशन देख लीजिए कि अगर पावर किसी एक के हाथ में होता है तो वो मनमानी करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर पावर कुछ लोगों के हाथ में होगा तो वो मनमानी करेंगे। तो क्या होता है कि पावर को किसी एक हाथ में नहीं सौंप रखना चाहिए, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और क्या होता है कि कभी कभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों सही नहीं है, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों में प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में सही और गलत होता रहेगा और डाउनफॉल लगा रहेगा। हालांकि लगा तो वैसे भी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होने चाहिए। यानी कुछ पावर का सेंट्रलाइज होना ज़रूरी है और कुछ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को मैंने कोशिश किया कि आपको मैं रिवाइज़ कराऊं। मैं पहले बता दूं कि ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। सो अगर इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें साथ ही साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।